हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर अभी जो मैंने इसके पिछले क्लास जो हमने दिया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का दिया था, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में हम आरएच एंटीजन के बारे में बताएंगे। तो मैं आरएच एंटीजन के बारे में सब मतलब एकदम पूरा रख दिया हूँ एक सारा, मतलब इसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका काम, चाहे आप किसी एग्ज़ाम में बैठ जाए नर्सिंग के, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे उसमें सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, जैसे एबीओ सिस्टम था, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप का सिस्टम था, वैसे आरएच सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक बात कर, ये आरएच फैक्टर कहा जाता है या आरएच सिस्टम। इसको डिस्कवर्ड कौन किया था? लैंड स्टीनर, वही जो एबीओ ब्लड ग्रुप, वो उन्होंने और अलेक्जेंडर दोनों ने मिल के किया था। कब किया था? 1940 में किया था, लैंड स्टीनर एंड अलेक्जेंडर, ठीक है। 1940 में खोज किया था और फर्स्टली फाउंड, और पहली बार कहाँ पे देखा था, किस में देखा था? रैसस मंकी के ब्लड में, ठीक है, रैसस मंकी ब्लड, उसमें देखा था। उनके आरबीसी को, उनके ब्लड को लिए और उनके ब्लड के आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे, ये आरबीसी उनके सेल मेम्ब्रेन पे उन्होंने देखा तो आरएच एंटीजन, ठीक है, सेल में ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज एंड सो कॉल्ड आरएच। तो रैसस मंकी इन्हीं आरएच के नाम पे, आरएच के नाम पे इसका नाम रख दिया गया एंटीजन। और डी एंटीजन, इसे एक नाम और भी कहते हैं डी एंटीजन, ठीक है, डी एंटीजन कहते हैं। देखिए उन्होंने ये देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन का जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखा था, तो वैसे ही ऐसे ही ह्यूमन, मतलब ढेर सारे ह्यूमन पॉपुलेशन को देखा, तो उसमें मैक्सिमम लोग 85% पर्सन विथ 85% जो पर्सन थे उनके आरबीसी पे आरएच पॉजिटिव, ठीक है, आरएच एंटीजन पाया गया, ठीक है। 85% कितने लोग थे? 85% लोग थे जिस पे आरएच एंटीजन पाया गया, ठीक है। और लगभग 15% लोग थे जिसके सरफेस पे, जिसके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन नेगेटिव यानी नहीं पाया गया, ठीक है। तो 15%, यानी कि ये भी कह लीजिए कि मैक्सिमम लोग आरएच पॉजिटिव हैं, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में। और एक खास बात और, देयर इज नो नेचुरल एंटीबॉडी, इसके लिए अगर ऐसा एंटीजन है, ऐसे आरबीसी के एंटीजन अगर पाए गए, ठीक है, ऐसे पर्सन जिसमें आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देयर इज नो नेचुरल एंटीबॉडी, शरीर में इसके लिए एंटीबॉडी, ह्यूमन के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनती, तो इसलिए रिस्क है। इसलिए नेचुरली दिया जाता है एंटी डी, ये डी के नाम से, डी एंटीजन होता है जो सरफेस होता है, उसे आरएच एंटीजन या फिर डी एंटीजन कहते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो दिया जाता है इंजेक्शन, वो एंटीबॉडी का काम, वो भी सिंथेसाइज, आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करके एंटी डी, उस इंजेक्शन का क्या नाम है? एंटी डी या फिर रोगम, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये देते हैं, इसीलिए एंटी डी देते हैं, डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज करके इंजेक्शन के फॉर्म में डिलीवरी के जस्ट बाद देते हैं 24 से 72 घंटे के अंदर, ठीक है। तो अब हम ये सिस्टम जो बता दिए आरएच सिस्टम, अब इसका इनकम्पेटिबिलिटी बता रहे हैं कि मिसमैच या क्रॉस मैच, ठीक है, ये बता रहे हैं आपको आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या मिसमैच जब हो जाए तो क्या होगा और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में बताया था कि मिसमैच हुआ तो उसमें क्या करना चाहिए, वैसे इसमें भी आरएच पॉजिटिव अगर बंदा है, जैसे एक केस हमने पिछले वाले क्लास में हमने एक केस लिया था, मदर और फीटस का लिया था। मदर अगर आरएच निगेटिव है, मदर आरएच निगेटिव है और बेबी क्या है? आरएच पॉजिटिव है, तो उस बेबी का जो प्रेगनेंसी, उस बेबी का अगर आरबीसी मदर के मैच से, मदर के ब्लड से अगर मिक्स कर गया तो क्या होगा? मदर के अंदर आरएच एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जो है नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होगी तो अगर बेबी जो है कि आरएच पॉजिटिव रहा तो उसके आरबीसी को ये मार देगी और इससे बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये इनकम्पेटिबिलिटी है जो इसी के बाद हम बता रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए खास बात जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने खोज किया था आरएच सिस्टम को? लैंड स्टीनर है, अलेक्जेंडर ने 1940 में किया था। और रैसस मंकी में पहली बार देखा था, फर्स्टली कहाँ पे देखा गया था? रैसस मंकी के ब्लड में और उसके सेल मेम्ब्रेन पे। इसे आरएच एंटीजन या डी एंटीजन के नाम से जानते हैं। और ह्यूमन उसमें जो है कि
ह्यूमन पॉपुलेशन को भी देखा गया तो 85% हैविंग RH पॉजिटिव और पर्सन विथ 50% जो है RH निगेटिव थे। देयर इज नो नेचुरल एंटीबॉडी फॉर दिस एंटीजन, यानी कि नेचुरल जो एंटीबॉडी नहीं है, आर्टिफिशियल बना के ही दे। तो अब हम RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो डियर देखिए, पहले क्रॉस मैचिंग समझ लेते हैं, आपको उसके बाद RH इनकम्पेटिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। क्रॉस मैचिंग करने का ये क्या होता है कि डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले ब्लड का मैच कराया जाता है कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो क्रॉस मैच कराया जाता है, आप लोग नाम सुने भी होंगे क्रॉस मैचिंग हुआ है कि नहीं ब्लड का, ठीक है। तो क्रॉस मैचिंग 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेजर क्रॉस मैचिंग में क्या होता है, मेजर क्रॉस मैचिंग में वही शब्द में लिखा है, वही यहाँ पे ऐसे बना दिया हो ताकि समझ में आ जाए, वही शब्द में डोनर का क्या रहेगा RBC एक स्लाइड पे, ठीक है। देखिए ऐसे स्लाइड 2 स्लाइड तैयार करेंगे, 2 स्लाइड तैयार करेंगे, एक पे ये देखिए डोनर, ठीक है, ये डोनर और ये रिसीवर का स्लाइड, ठीक है, रिसीवर का स्लाइड। तो इस पे क्या होगा, डोनर का क्या लेंगे RBC और किससे मिक्स करेंगे, रिसीवर के सीरम से, ये मेजर, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से RSM, ठीक है, RSM ये कोड है आपको याद करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे SRM ऐसे, यानी RBC सीरम मेजर, ठीक है, और ये सीरम RBC माइनर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, बाकी आपको जैसे याद लगे उचित लगे। तो डोनर का क्या होगा, यदि अगर स्लाइड पे डोनर का RBC है और रिसीवर यानी कि जो ये डोनेट कर रहा है, जैसे मैं डोनेट कर रहा हूँ, जिसको डोनेट कर रहा हूँ उसका सीरम लेना है, उसके ब्लड का सीरम लेना है, RBC नहीं लेना है, सीरम लेना है और मेरा ब्लड लेना है। तो ये ब्लड और उसका जिसको मैं दूंगा उसका सीरम, इन दोनों को जब मिक्स कराएंगे तो उसे मेजर कहेंगे। और अगर जब डोनर का सीरम लेंगे यानी मेरा सीरम और जिसको देना है उसका RBC लेंगे तो इसके क्या कहते हैं, माइनर, ठीक है। तो ये क्रॉस मैचिंग कराना ज़रूरी होता है, लैब इन्वेस्टिगेशन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले होता है। अब हम बात करेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी की, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए डियर, RH इनकम्पेटिबिलिटी को क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। अभी को जो मैंने पिछले क्लास में लेक्चर हमने ये बताया कि जब मदर के यूट्रस में जो बेबी है वो RH पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, कंसीव हुई है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है, ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और पहली प्रेगनेंसी में इसके यूट्रस में जो फीटस जो बेबी डेवलप कर रहा है उसके ब्लड में RH पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH निगेटिव है, ठीक है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। तो इस कंडीशन में कैसे भी करके अगर यदि बच्चे का ब्लड मदर के शरीर में एंट्री कर जाए, ब्लड में मैच कर जाए, ठीक है, मैच कर जाए, तो क्या होगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तो कोई देर डिलीवरी होगी, ठीक है। डिलीवरी होने के जस्ट 1 या 1.5 महीने बाद मदर के ब्लड में, डिलीवरी होने के बाद 1 या 1.5 या 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने, 1.5 महीने के अंदर मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव एंटीजन के विपरीत अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन चुका है, ठीक है, पहली बार प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी को ये बच्चा डिलीवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट होगी तो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, किसके अगेंस्ट में, RH पॉजिटिव, यानी अगर RH पॉजिटिव भूल के भी अगर किधरों मिल गया तो क्या होगा, मार देगा। तो ऐसे कंडीशन में दूसरी बार प्रेगनेंसी होगी, दूसरी बार जब प्रेग्नेंट होगी मदर, तो जब बेबी RH पॉजिटिव होगा तो क्या करेगी, मदर का जो एंटीबॉडी है वो बच्चे के अंदर आ जाएगा, और आता भी है, मदर प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, मदर के ब्लड का एंटीबॉडी जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है।
तो जैसे ही क्रॉस करेगा आएगा बेबी के अंदर, तो बेबी के अंदर जो आरबीसी होगा, अब देखिए ये फीटस है, फीटस के अंदर क्या है, आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो सेम कंडीशन ऐसे ही आया, सेम कंडीशन ऐसे ही आया, और ये आरएच निगेटिव और एंटीबॉडी ये बना चुकी है, पहली प्रेगनेंसी से बना चुकी है, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, सिर्फ ऐसे ही सेम कंडीशन। तो यहाँ पे एंटीबॉडी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी बना है, ठीक है, इसके प्लाज्मा में। अब ये एंटीबॉडी इसके ऊपर आएगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको ख़त्म करेगा, ठीक है, इसको ख़त्म करेगा, आरबीसी को ख़त्म। अब जब आरबीसी नहीं रहेगा तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, और इसी को हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। ऐसे बच्चे की डेथ यूट्रस में ही हो जाएगा, वो डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखने में, लेकिन इससे बचने के लिए अगर हमें पता चल गया कि मदर आरएच निगेटिव और बेबी आरएच पॉजिटिव है पहली प्रेगनेंसी में, उसी दौरान, पहली प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान ही 72 घंटे के अंदर वही इंजेक्शन दिया जाता है, एंटी डी या फिर रोगम, ठीक है। कौन सा, इस कंडीशन से बचने के लिए नेक्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी जो हो, तो इस बच्चे की मौत ना हो, इस वजह से इंजेक्शन देखते हैं एंटी डी, ठीक है, एंटी डी या इसी को बोलते हैं रोगम, ठीक है। ये कब देते हैं, 24 से 72 आवर के अंदर, ठीक के अंदर ये मदर को इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है, ताकि उसका एंटीबॉडी इफेक्ट न बने, ठीक है, एंटीबॉडी बनना रुक जाए, ठीक है। तो ये एंटी डी है, तो यही आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, मिसमैच हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो हम आपको बात करेंगे, इसमें ब्लड ग्रुपिंग होगा, आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद हाँ आरएच हो गया, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूँगा आगे फॉरेन टेस्ट, क्या फॉरेन टेस्ट। उसके बाद में आगे जो अभी मैंने लिस्ट जो बताया था कि 10 टेस्ट बताऊंगा जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान हमने बाकी बता दिए थे, कोरियानिक बिलस सैंपलिंग, सीबीएस बता दिए, कॉर्डस इंटेंसिस सब बता दिए। लेक्चर हमारा जाएंगे इसमें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाला देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएं नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अच्छा डियर, एक और बात है, एक और मैं बताना भूल गया था, तो एंटी डी और ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है, ठीक है, ये इंजेक्शन है, ये 24 से 72 घंटे के अंदर आफ्टर डिलीवरी, क्या आफ्टर डिलीवरी के बाद ही लगाते हैं। और अगर डिलीवरी के बाद जब पता चलेगा फीटस का ब्लड आरएच पॉजिटिव था तब, और मान लीजिए नहीं पता चला, बाद में पता चला कि बच्चे का फीटस जो है बच्चे का जो है कि ब्लड आरएच पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट होगी तो 28 से 34 वीक, जब सेकेंड टाइम होगी, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी तो 28 से 34 वीक के प्रेगनेंसी हो जाए तो उस टाइम दे दिया जाए, ठीक है, इंजेक्शन। 34 वीक आप सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी। या तो डिलीवरी के 24 से 72 घंटे के अंदर दे दीजिए, या तो फिर पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, जब नेक्स्ट टाइम अगली बार जब प्रेग्नेंट होगी तो 28 से 34 वीक के अंदर प्रेग्नेंट जब होगी सेकेंड टाइम पे, सेकेंड प्रेगनेंसी, तो उस टाइम दे सकते हैं ये वाला इंजेक्शन, ठीक है। तो आइए, तो देखिए डियर, नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या है, पैप स्मीयर टेस्ट। क्या है, पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है। पैप स्मीयर टेस्ट ये क्या होता है, सर्वाइकल के थ्रू थोड़ा सा म्यूकस लेके टेस्ट किया जाता है, किसके लिए, डन इन अर्ली फेज। कब किया जाता है, प्रेगनेंसी के अर्ली फेज में ही किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्क्रीनिंग, किसके लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है, नॉट कन्फर्मेटिव। ये कन्फर्मेटिव नहीं होता है, किसका, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग है।
आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा है ऐसा कि सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग है, नॉट कन्फर्मेटिव, इससे कैंसर का कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट है, लाइक दैट जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वैसे ये भी, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग है, नॉट कन्फर्मेटिव। नेक्स्ट टेस्ट है, ये एंटीनेटल के दौरान ही टेस्ट किया जाना है। उसका टेस्ट फॉर STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इट शुड बी डन टू प्रिवेंट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन या एबनॉर्मलिटीज़ इन फीटस। ये इसलिए करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, ताकि बच्चे के अंदर कोई असर और ना पड़े और कॉम्प्लिकेशन ना हो। इट इज़ डन फॉर, इसमें क्या क्या आता है, गोनोरिया का टेस्ट, ठीक है, गोनोरिया। अच्छा, ये सभी टेस्ट जितने भी हैं, ये गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रैकोमनी, ये सारे टॉर्च वगैरह सब, ये सब का हम एक क्लास अलग से आपको बताएंगे। उस क्लास में पूरे इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है, डिटेल में, ठीक। तो ये गोनोरिया, सिफिलिस, जिसे बीडियर, वेनेरियल, ठीक है, डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ट्राइकोमोनियासिस HIV एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, SSB, ठीक है। तो इतना चीज़ें टेस्ट करते हैं, इसके आगे भी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डियर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग मन से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा वीडियो अब सोच रहा हूँ बनाऊँ, और जो भी है अगर आप देखते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखते होंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर।